नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एग्जाम ओरिजिन्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे, नए यूनिट की शुरुआत करेंगे, जो होगा हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ठीक है, आज हम इस यूनिट को सबसे पहली बात डिकोड करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेलो, ठीक है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस संपूर्ण पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एक मिनट रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका सिलेबस से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, जैसे कि जो मध्य प्रदेश का जो पेपर होता है वो टोटल कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। ठीक, कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी, 200 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के। उसके बाद एक और पेपर होता है सीसेट, वो भी 200 नंबर का होता है। ठीक है, पर ये कैसा होता है? क्वालिफाइंग। इससे अपन को ज्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमारा मेन जो मेरिट बनती है वो इस पेपर से बनती है, और इस पेपर को जो आयोग है उसने कुल 10 यूनिट में बांटा हुआ है। कितने यूनिट्स में बांटा हुआ है? 10 यूनिट्स में बांटा हुआ है। और इस 10 यूनिट में से 3 यूनिट, कितनी यूनिट? जो 3 यूनिट है वो किससे रिलेटेड है? एमपी से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? एमपी से। ठीक है, और यही एमपी आपके जो एमपी के जो प्रीलिम्स होता है, कम से कम 35 से 40 नंबर, कितने नंबर? 35 से 40 नंबर का वेटेज होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं? कितने नंबर का वेटेज होता है? 35 से 40 नंबर का। आपने देखा होगा, जब से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने पेपर के फॉर्मेट को बदला है, जब से उसके सिलेबस को बदला है, तब से आपने देखा है कि मध्य प्रदेश से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि पहले भाई हमारे पास आयोग हुआ करते थे, बहुत सारे अधिनियम हुआ करते थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस टाइप के अधिनियम हुआ करते थे। ठीक है, तो उस समय क्या होता था? उस समय ज्यादा कुछ मतलब आते थे एमपी से भी क्वेश्चंस, पर उतने ज्यादा नहीं आते थे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। पहले क्वेश्चंस नहीं आया करते थे, पर अब क्या हो गया? अब क्या होने लग गया है? अब ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं एमपी से। ठीक है, और उसमें से आपने देखा है जो मध्य प्रदेश का जो इतिहास वाला पोर्शन है, इतिहास और संस्कृति वाला पोर्शन है, अर्थात यूनिट 1, वहां से आपको अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे वो अभिलेखों की बात हो, चाहे वो प्रमुख साहित्यकारों की बात हो, चाहे वो जनजातियों की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोक चित्रकला की बात हो, लोक चित्रकला। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, जब से हमारे पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से क्या हुआ है? तब से जो एमपी का जो पोर्शन है वो बढ़ चुका है। ठीक है ना, और इसलिए हमें मध्य प्रदेश को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही समग्र तरीके से इसे पढ़ना पड़ेगा, और सूक्ष्म तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या हो, हमारी एमपी पे अच्छी पकड़ बन सके। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के सिलेबस के ऊपर, थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो आज की जो हमारी क्लास है ये पूरी तरीके से सिलेबस पर निर्धारित होगी, और आज हम अपने पूरे सिलेबस को क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश। ठीक है,
तो यहां पर जो इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं, यहां पर हम तीनों इतिहास को पढ़ेंगे, जहां पर हम बात करेंगे प्राचीन काल की, मध्यकाल की और आधुनिक भारत, आधुनिक मध्य प्रदेश की। और यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख राजवंश वगैरह। ठीक है, यहां पर हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश वगैरह। और यहां पर जो आधुनिक भारत है, वह आधुनिक मध्य प्रदेश है, वहां पर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ठीक है ना, तो इतनी इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, इतिहास में। ठीक है ना, उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, ये आधुनिक भारत का ही एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है, ये प्रमुख कलाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं। प्रमुख कलाएं अपन को पढ़नी पड़ेगी कि भाई जो व्यक्ति के अंदर निहित गुण है, व्यक्ति के अंदर निहित गुण है, वो उन गुणों को कैसे बाहर निकालता है शिल्प कलाओं के माध्यम से। कि आपने देखा होगा कि सुपारी की चीजें बनाई जाती है रीवा में, कास्ट कला होती है लकड़ी पर। ठीक है, बुधनी में। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा धातु से भी बहुत सारे क्या मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गुड़िया शिल्प कला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। उसके बाद आपकी गुड़िया शिल्प कला कहाँ प्रसिद्ध है, भीली गुड़िया भी प्रसिद्ध है, अलीराजपुर झाबुआ साइड। ठीक है, स्थापत्य कला में आप क्या पढ़ेंगे, स्थापत्य में आपको पढ़ना पड़ेगा मंदिर, क्या पढ़ना पड़ेगा, मंदिर वगैरह, मंदिर है, स्तूप है, मकबरे हैं, मस्जिद है। इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, पर हमें इसकी यहां पर पढ़नी है शैलियां। क्या पढ़नी है, शैलियां। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हमें यहां पर क्या पढ़नी है, इनकी शैलियां। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, और क्या पढ़ना है, बोलियां मध्य प्रदेश के संदर्भ में। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, जैसे कि समारोह होते हैं, मेले होते हैं प्रमुख, जैसे लारू काज हो गया, भगोरिया हाट हो गया, हमें ये सब पढ़ना है। उसके बाद लोकगीत है, लोक कलाएं हैं, लोक साहित्य पढ़ना है। अभी मैं आगे ब्रीफ में आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट का मैं डिकोड करूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सिंपल तरीके से इसको पढ़ के आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों को पढ़ना है, उनकी कृतियों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल पढ़ना है और पर्यटन स्थल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 1 को हमें कंप्लीट करना है। अभी मैं इसका विस्तृत रूप से इसका मैं डिकोड करूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा हम मेंस देखते हैं कि मेंस में क्या है। ठीक है, मेंस का जो पेपर 1 है, क्या मेंस का पेपर जो 1 है, उसकी यूनिट 4 और 5 मेंस पेपर का, मेंस पेपर का यूनिट 4 और 5 में क्या दिया है, मध्य प्रदेश। तो वहां पर यहां पर हमें क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है। ठीक है, जो हमारा यूनिट 1 है वो यहां पर सेम टॉपिक आ गया। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, भारतीय संस्कृति विरासत, भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। यहां आप क्या पढ़ेंगे, यहां पर आप पढ़ेंगे जैसे कि आप बोल सकते हैं भीम बैठका है, आदमगढ़ है, फिर प्रमुख मंदिर है, जैसे नचना कुठार का मंदिर हो गया। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें यहां पर पढ़ना है। उसके बाद कला प्रारूप, यहीं पे इसी में आ जाएगा, पूरा ये टॉपिक इसी का है। फिर साहित्य, साहित्य मैंने आपको बताया, साहित्यकार आपको मैंने बताया ही कि भाई मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के साहित्यकार होते हैं, कि मतलब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व और उत्सव, कुछ भाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाए जाते हैं समारोह। ठीक है, जैसे कि कालिदास समारोह, पद्माकर समारोह। ठीक है, अब यहां पर हमको मेले भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ कुछ क्या पूरे मेले पढ़ने पड़ेंगे, जैसे जटाशंकर का मेला, चांडी देवी का मेला, धमोनी उर्स। इस तरीके से हमें पर्व और उत्सव मध्य प्रदेश के पढ़ना है। अब वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, यहाँ पे भी हमें मंदिर वगैरह पढ़ना पड़ेगा, मंदिर, स्तूप, जैन मंदिर,
ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, विश्व धरोहर स्थल कि मध्य प्रदेश में कितने यूनेस्को साइट्स हैं, और एवं पर्यटन। ठीक है, पर्यटन क्या, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आप देख सकते हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल देख सकते हैं, धार्मिक हो गया, फिर प्राकृतिक हो गया। इस तरीके से हमें ये पर्यटन स्थल पूरे देखने हैं। ठीक है, अगला हमारा है क्या, प्रमुख रियासतें। प्रमुख रियासतें मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है, जैसे कि गोंडवाना रियासत। ठीक है, यहां पे मैं मैप के माध्यम से आपको समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस मध्य प्रदेश में हम क्या डालेंगे, प्रमुख रियासतें डालेंगे। जैसे जो हमारा ग्वालियर था, यह जो रीजन था ये ग्वालियर था, यहाँ पर होलकर ने शासन किया है। ठीक है, यह जो हमारा पार्ट है ये, यहां पर बुंदेली रियासत है। कौन सी रियासत है, बुंदेली। ठीक है, जो ये वाला रीजन है आपका, ये वाला रीजन, यहां पर थी बघेली। ठीक है, ये आपका जो ये वाला रीजन था, ये वाला, यहां थी गोंडवाना रियासत। कौन सी, गोंडवाना। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहां पर आपको हो जाएगा भोपाल रियासत, और यहां पर हो जाएगा आपका सिंधियाज। सॉरी सॉरी, यहां होलकर नहीं, यहां सिंधिया, सॉरी सिंधिया, ग्वालियर में सिंधिया, सॉरी यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया था। और यहां पर आपका इंदौर में हो जाएगा होलकर्स। ठीक है, यहां पे थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख रियासतें हैं जिसे आपको पढ़ना है, और इन रियासतों को हम प्री प्लस मेंस की दृष्टि से यहीं पे पढ़ लेंगे कि जिससे मेंस में हमें आसानी जाए। समझ में आया आपको कि हमें यहीं पे इन सारी रियासतों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसी प्रीलिम्स के टॉपिक्स पे, प्रीलिम्स में ही हमें अपने मेंस को इतना अच्छा कर लेना है। जैसे कोई भी आपसे पूछा जाए सिंधिया रियासत, अगर आपसे 3 नंबर में अगर इससे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप क्षेत्र लिख देंगे, ये क्षेत्र कहां था, इसके संस्थापक कौन है, राजधानी क्या है, और प्रमुख शासक लिख सकते हैं, प्रमुख शासक। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सिंधिया रियासत के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में इनका क्या योगदान रहा है। प्रमुख रियासतें, ये जितनी भी रियासतें हैं, इन रियासतों के समय जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो इन रियासतों को कैसा रुख रहा है 1857 की क्रांति को लेकर, हम ये देखेंगे। इन लोगों ने मध्य प्रदेश में किस प्रकार से अपने शासन का संचालन किया, हम ये देखेंगे इन रियासतों में। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपने जैसे आप यहाँ पे देखा कि इन सभी रियासतों को हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर सभी रियासतों के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आपके मैं कमेंट्स देख रहा हूं। ऋचा शर्मा, संगीता जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और आप सब के समझ में प्रस्तुत हुआ हूँ पहली बार, तो थोड़ा सा मेरे अंदर हेजिटेशन है कि पहली बार मैं बच्चों के सामने आ रहा हूँ, है ना। बाकी आपको समस्या कहीं पे भी नहीं आएगी सिलेबस को लेकर, चाहे वो समझाने को लेकर आपको कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपको कोई भी समस्या आएगी, आप सीधे जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अपनी समस्या को इजिली रख सकते हैं वहां पर। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, मैं उसको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो नोट्स को लेकर हो, चाहे वो आंसर राइटिंग को लेकर हो, आपको कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे वो कंटेंट लेकर हो। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ जरूर कि भाई एरर हो सकता है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ,
एक गलती हो सकती है मुझसे भी, मैं उस गलती को सुधारूंगा, है ना। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि यार मैं आपको गलत पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है कि मैं भी पहली पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये हो जाता है कि थोड़ा सा मेरे अंदर नर्वसनेस आ जाती है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। मैं आपको सिलेबस को पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा और पूरा कराऊंगा भी, है ना। और आपको जितने भी आपके टॉपिक्स, इसे मैं पूरा भी कराऊंगा और बहुत अच्छे से आपके अंदर समझाने, मतलब एक समझ विकसित करूंगा कि प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आप सभी जो सीढ़ियां हैं इस एग्जाम की, वो सभी सीढ़ियों को आप आसानी से क्या कर सके, क्रैक कर सके। ठीक है, ठीक है। तो आइए अब हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब सिलेबस है। अब इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सिलेबस डिस्कशन के नाम से है ये। अब देखिए, अब इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। मैं मध्य प्रदेश की दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, एक है प्राचीन, एक है मध्यकाल और एक है आधुनिक काल। ठीक है, इस प्राचीन काल में हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, इस प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे क्या, इस प्राचीन काल में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। इसमें आपके तीनों काल आ जाएंगे। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों काल को यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, ये तीनों काल आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। ये जितने भी ये जो काल है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जिनका इनसे संबंध रहा है, हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे। और उसे हम 3 मार्क्स हो या फिर 5 मार्क्स हो या फिर 11 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन उठता है तो बाकायदा हम इसकी आंसर फॉर्मेटिंग के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम ताम्र पाषाण कालीन स्थल देखेंगे। जैसे आपने देखा हो, कायथा है, नागदा है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई प्रमाण हमें यहां से नहीं मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक के बाद हम पढ़ेंगे रामायण काल। रामायण है, महाभारत काल है, महाभारत काल है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनपद, जो 16 महाजनपद थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, पर मध्य प्रदेश की दृष्टि से पढ़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 जनपद थे, एक था अवंती और एक था हमारा उज्जैनी। ठीक है, तो हम इन 2 जनपदों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मौर्य, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य के बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर। मौर्योत्तर में हम क्या पढ़ेंगे? शुंग और सातवाहन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल। फिर हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। फिर हम क्या पढ़ेंगे? राजपूत काल। राजपूत काल में हम पढ़ेंगे जैसे परमार शासक पढ़ेंगे, चंदेल पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर हम
सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कुछ अन्य यहाँ पर कलचुरी भी है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा, कलचुरी शासक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य राजवंश पढ़ लेंगे, अन्य राजवंश जो मतलब कि क्षेत्रीय राजवंश थे, जो मध्य प्रदेश में अन्य क्षेत्रीय राजवंश थे, हम उनके बारे में फिर हम यहाँ पर उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्राचीन काल को मध्य प्रदेश की दृष्टि से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में भाई, मध्यकाल में भारत में किसका शासन है? सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत देखा गया है। तो मध्य प्रदेश में क्या था? फिर मालवा में एक वंश था, गौरी वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत के बाद आ जाएगा मुगल, ठीक है। उसके बाद निमाड़ क्षेत्र में एक फारूकी वंश था, फारूकी वंश, ये पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पे हम तोमर वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने मध्यकाल को पढ़ेंगे और यहीं पर हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें जो वहां पर दी हुई थी। कौन कौन सी रियासतें भाई, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो रियासत है वो हो जाएगी हमारी होलकर, इंदौर वाले रीजन पे। दूसरा आ जाएगा हमारा भोपाल, रियासत की मैं बात कर रहा हूं ना भाई, यहां पे मैं बात कर रहा हूं रियासतों की, इन रियासतों को हमें यहां पर पढ़ना है, ठीक है। तीसरा आ जाएगा हमारा गोंडवाना रियासत, ठीक है। चौथा आ जाएगा हमारा बघेली रियासत, पांचवा आ जाएगा हमारा बुंदेली, और छठवा आ जाएगा हमारा सिंधिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों को भी कंप्लीट करेंगे। प्री प्लस मेंस की दृष्टि से, पर अभी मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा और आपको प्री कराने की पहले कोशिश करूंगा, फिर हम मेंस के एक अलग से एक समय उसका निर्धारित कर देंगे और उन रियासतों को मैं विस्तृत रूप से पढ़ाकर कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि क्या है कि हमारे सामने बहुत नजदीक है, नवंबर में नोटिफिकेशन या दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी और फरवरी के बीच में क्या हो जाएगा? हमारा प्रीलिम्स होने की संभावना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अभी मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पर मैं इस जितनी भी रियासतें हैं जिन्हें हम मेंस की दृष्टिकोण से पढ़ना है, इसे मैं आने वाले 15 से 20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। मतलब कि जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1, उसके बाद 15-20 दिन के अंदर मैं रियासतों को भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं? आधुनिक काल। भाई आधुनिक काल में हमें पढ़ना क्या है? आधुनिक काल में हमें पढ़ना है जो जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है यूनिट 1 का, क्या? मध्य प्रदेश का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। एक तरीके से मैं ये बोलना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम, सॉरी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, हमें यहां उस चीज को पढ़ना है। और यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कुंवर सिंह के बारे में, कुंवर सिंह के बाद पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, सॉरी 1842 का बुंदेला विद्रोह, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत के बाद हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद हम पढ़ेंगे झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह के बाद पढ़ेंगे जंगल सत्याग्रह,
तो फिर बोल देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ लेंगे हम यहीं पर पढ़ लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद हम पढ़ लेंगे चरण पादुका नरसंहार, उसके बाद हम यहीं पे पढ़ेंगे पंजाब मेल कांड, यहीं पर हम पढ़ेंगे चावल सत्याग्रह, यहीं पर हम पढ़ेंगे चीचली की घटना, यहीं पर पढ़ेंगे इंदौर सराफा कांड, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्राचीन काल के इतिहास को, मध्य काल के इतिहास को और आधुनिक काल के इतिहास को, जिसे हम मध्य प्रदेश के सिलेबस में मतलब कि मध्य प्रदेश के सिलेबस में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, ये जो टॉपिक दिया है हम उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको कोई समस्या है? आप लोगों को कोई समस्या है? बोलिए, प्लीज आप बोल सकते हैं। हेलो, मैं लाइव हूं, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, बोलिए, रिप्लाई कीजिए आप। हेलो, जी सर। सर कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। इस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना और प्रमुख राजवंश, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान मैंने आपको वहीं पे समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं हैं। इस कला में हमको क्या पढ़ना है, कला क्या होती है, हमें वो पढ़ना है। मध्य प्रदेश में कला में मतलब कि कला में हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई गुड़िया एक शिल्प कला है। क्या है? गुड़िया एक शिल्प कला है। उसके बाद प्रस्तर शिल्प कला है, प्रस्तर शिल्प कला है। उसके बाद आपकी धातु शिल्प कला है, धातु शिल्प कला है, ठीक है। उसके बाद आपकी काष्ठ शिल्प कला है, मतलब लकड़ी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया, उसके बाद आपका हो गया कि भाई धातु से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना, कांसे की मूर्तियां, कांस। उसका कंघी शिल्प कला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन प्रमुख शिल्प कलाओं को पढ़ना है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है, फिर बनाया जाता है। गुड़िया बनाई जाती है, रंगीन गुड़िया बनाई जाती है। कहां पर? ग्वालियर में। प्रस्तर शिल्प होता है, धातु शिल्प होता है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में, नरसिंहपुर या टीकमगढ़ में होता है।
काष्ठ शिल्प कला होती है, कांसे से हम मूर्तियां बनाते हैं, कंघी शिल्प कला होती है बंजारे जनजातियों के द्वारा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। स्थापत्य में हम पढ़ेंगे, स्थापत्य कला में हम क्या पढ़ेंगे, स्थापत्य कला में पढ़ेंगे हम मूर्ति निर्माण की शैलियां। ठीक है, मंदिर निर्माण की शैलियां पढ़ेंगे। ठीक है, और इन्हीं जैसे मंदिर हो गया, फिर मस्जिद हो गया, फिर मकबरे हो गए, समाधियां हो गई, ये किस शैली में बने हैं हम यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि भाई मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, स्तूप हैं। हम यहाँ पर उनकी शैलियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी जनजातियां हैं। ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। उसके बाद गोड़, कोल, सहरिया, भारिया, कोरकू, ठीक है, ये कुछ जनजातियां हैं और ये बहुत सारी जनजाति, जैसे बंजारा है एक जनजाति। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहां पर मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां। भारिया, सहरिया और बैगा। ये क्या है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की विशेष विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी, बैगा, भारिया, सहरिया। ठीक है, जनजातियों की हम यहाँ पर इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे इनका निवास स्थान, किस क्षेत्र पे रहते हैं, इनकी सामाजिक संरचना, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इनका धार्मिक जीवन, इनके प्रमुख पर्व और उत्सव। ठीक है, प्रमुख नृत्य देखेंगे, इनके कौन कौन से नृत्य हैं, इनकी उपजातियां देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सभी जनजातियों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और उस अगला पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। अगला पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूं, है ना। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। हम इस बोलियों को कैसे पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से। कैसे, मैं आपको भी बता देता हूं।
ठीक है। हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे कि जो मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, यहां पर क्या बोली जाती है, बुंदेली। यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, ये वाले रीजन में, इतने में ब्रज। ठीक है। यहां पर क्या बोली जाती है, बघेली। यहां पर क्या बोला जाता है, यहां पे बघेली बोली जाती है। यहां पर कौन सी भाषा बोले, गोड़ी, गौड़वी, गौड़वी बोली जाती है। ठीक है। यहां पर निवाड़ी बोली जाती है। यहां पर मालवी बोली जाती है। यहां पर कोरकू बोली जाती है। ठीक है। यहां पर भीली बोली जाती है। इस तरीके से हम मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों को भी पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि इनका जन्म किस भाषा से हुआ है। ठीक है। हम यहां पे पढ़ेंगे इसको। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब जैसे कि आपने देखा होगा भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है, जनजाति त्योहार पढ़ लेंगे। यहां पर लारू काज पढ़ेंगे। इस तरीके से हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पढ़ेंगे और कुछ जनजाति पर्व और उत्सव पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समारोह में जैसे क्या हो जाएगा, पद्माकर समारोह, कहां पे होता है, ये सागर में होता है। कालिदास समारोह, ये कहां होता है, उज्जैन। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, लोक संगीत लोक कला। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां से यहां पर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य। उसके बाद पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकला। और हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। ठीक है, हम इन सब चीजों को यहां पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और कैसे कंप्लीट करेंगे, क्षेत्र वाइज। कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, हम कैसे करेंगे भाई, मालवा में कौन कौन से लोकगीत है, मालवा के कौन कौन से लोकगीत है, मालवा के कौन कौन से लोक नाट्य है, मालवा के कौन कौन से लोक नृत्य है, मालवा के कौन कौन से लोक चित्रकला है। इस तरीके से हम यहाँ पर मालवा को लेकर पढ़ेंगे, यहाँ पर निमाड़ वाले क्षेत्र पर पढ़ेंगे, यहाँ बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर पढ़ेंगे और यहाँ बघेलखंड वाले क्षेत्र पर पढ़ेंगे। ठीक है, इन चारों चीजों को हम यहाँ पर पुट करेंगे और इन सब चीजों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार की बात की गई है तो साहित्यकारों को तीन भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को कितने भाग में बांटा गया है, तीन। एक है प्राचीन काल के, एक है मध्य काल के और एक है आधुनिक काल के। ठीक है, प्राचीन काल में कौन कौन से साहित्यकार आएंगे मैं वो बता देता हूं। यहां पे हम पढ़ेंगे कालिदास को।
यहां हम पढ़ेंगे भरथरी को, यहां पर हम पढ़ेंगे भवभूति को, और यहां पर हम पढ़ेंगे बाणभट्ट को। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, मध्यकाल में, मध्यकाल पर हम पढ़ेंगे केशवदास, केशवदास के बाद क्या पढ़ेंगे, केशवदास के बाद पढ़ेंगे हम पद्माकर, पद्माकर के बाद क्या पढ़ेंगे हम, भूषण। आधुनिक काल में क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए आप, यहां पर पढ़ेंगे हम माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे गजानंद माधव मुक्ति बोध को पढ़ेंगे, उसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन को पढ़ेंगे, और कुछ कम से कम यहाँ पर 9 से 10 साहित्यकार हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर हम कुछ लोक साहित्यकारों को कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे, लोक साहित्यकारों को। यहीं पर हम कुछ लोक साहित्यकारों को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि ईसुरी, घाघ, जगनिक, संत सिंगा जी, उसके बाद मुल्ला रामो जी। ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे इनके जन्म को पढ़ेंगे, इनका जन्म कब हुआ है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम प्रमुख साहित्यकारों को कंप्लीट करेंगे, यहां पर हम लोक साहित्यकारों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल। एक हो जाएगा धार्मिक पर्यटन स्थल, मतलब प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। धार्मिक पर्यटन स्थल कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको वो बता देता हूं। धार्मिक पर्यटन स्थल ये कैसे पढ़ेंगे अपन, ये हम अपने अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने इसे बांटा है। हिंदू धर्म से रिलेटेड प्रमुख मंदिर पढ़ लेंगे यहां पर, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड यहां पर प्रमुख मस्जिद पढ़ लेंगे, जैन धर्म से रिलेटेड प्रमुख मंदिर पढ़ लेंगे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप पढ़ लेंगे, और कुछ गुरुद्वारे हैं, और कुछ अन्य स्थल पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्यटन स्थल की अगर बात की जाए तो यूनेस्को वाले स्थल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पर पढ़ेंगे प्रमुख महल पढ़ेंगे, यहां पर प्रमुख मकबरे पढ़ेंगे, ठीक है, प्रमुख गुफाएं पढ़ेंगे, प्रमुख गुफाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला है और हमारा जो अंतिम है, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, जनजातीय व्यक्तित्व है, पर आप समझ लो ये व्यक्तित्व बस है। और इन व्यक्तित्व में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है जनजातीय व्यक्तित्व,
ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद कौन से व्यक्तित्व पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ पढ़ेंगे, संगीतकार सॉरी, ठीक है, और कुछ अन्य पर्सनालिटीज पढ़ेंगे। इस तरीके से हम अपने इस सारे सेगमेंट को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे सेगमेंट को अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्या सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक है। इन जनजाति व्यक्तित्व में हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व जिनका संबंध चित्रकारी से है, प्रमुख रंगकर्मी देखेंगे, प्रमुख संगीतकार देखेंगे, और ये थोड़ा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है मध्य प्रदेश को, एक एक लाइन में बहुत सारी चीजों को उसमें क्या किया गया है? समावेश किया गया है। और उसको हम तभी पढ़ सकते हैं अच्छे से जब हम एक एक टॉपिक को गहन तरीके से उसका अध्ययन करें, ठीक है। तो आपको मैं गहन अध्ययन में आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। दिव्या केसरवानी जी क्या बोल रही हैं आप? सर ये 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 टॉपिक क्लियर करवाइए, सब मत बताइए। संगीता सर, थैंक यू सर। एक एक टॉपिक को मैंने आपको बता दिया है, और अभी मैं आपको सिर्फ डिकोड कर रहा हूं सिलेबस को। अभी जब आप आगे पढ़ेंगी तो उस समय भी मैं आपको समझाऊंगा एक बार, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सिलेबस, ऊपर से आपको ये बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने सिलेबस को डिकोड किया आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप वो भी बता सकती हैं। प्लीज बोलिए, अगर आपको कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं अपनी क्लास को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।